ओके मलिक, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूँ कि आप तोड़ करोगे मालिक। तो भारत माता की जय। तोड़ मालिक। तो मालिक, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज बेसिकली a revision concept of your CA foundation. This revision is basically structured from May 25 examination or September 25, whichever attempt you are giving it out. टेक्निकली लॉ अपने को यहाँ पर जो बुक अपन यूज़ कर रहे हैं वो है रिवीजन प्रो बाई 80। रिवीजन प्रो बाई 80 का कॉन्टेक्स्ट आपके लिए एक समराइज वर्जन है। इट इज़ कवरिंग एवरी एलिमेंट एंड एवरी पार्ट। ओके, सो हम लोग इसको चैप्टर वाइज रिवीजन को डिवाइड करेंगे। चैप्टर वाइज मैं रिवीजन को डिवाइड कर रहा हूँ, और चैप्टर बोलो या यूनिट बोलो वट, और इसके बाद मैं इसको ओपन लेक्चर में आपके ड्राइव में डाल दूंगा। तो आपको जैसे दिखना है, जितनी बार दिखना है उसको यूज़ करिए और अल्टीमेटली रिवाइज करते जाइए, कॉन्सेप्ट खत्म करते जाइए। सबसे पहला रिवीजन अपन कर रहे हैं सोगा का। ओके, दैट इज योर चैप्टर 3 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स ये एक्ट जो कॉन्सेप्ट है, ओके, अपने लिए पहला कॉन्सेप्ट है यूनिट 1। यूनिट 1 क्या बोलता है? सबसे पहला ओके, आपको ये भूलना नहीं है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू विच प्रॉपर्टीज? मूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, इसको डेफिनेशन अपन ने डिस्कस किए थे। अगर आपको याद होगा, यूनिट 1 बहुत छोटा सा यूनिट है जहां पर अपन ने डेफिनेशन डिस्कस किए थे। आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा इसके साथ असिस्टेंस ले लीजिए। यस, बढ़िया। तू क्या है, बुक क्या है, किधर है तेरा? तेरा किधर है बुक? ओके, तेरे को भी तो बढ़िया है। ओके, तो प्रेम भाई, अपने प्रेम भाई है। ओके, तो डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट आया, दैट इज टू पार्ट्स, वन इज बायर एंड वन इज सेलर। बायर कौन होता है? द पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय। अगर आप एग्रीज टू बाय का कॉन्टेक्स्ट देखोगे, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। ओके, दूसरा पॉइंट है सेलर। सेलर कौन है? पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल द गुड्स। ये पॉइंट अपन ने देखा। उसके बाद अपन ने गुड्स के अंदर देखा, गुड्स मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? सारे के मूवेबल प्रॉपर्टी, सारे के सारे, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। सर, एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? क्लेम्स विच आर एनफोर्स्ड और ओनली बाय एक्शन और सूट, यानी अल्टीमेटली डेटर्स जो अल्टीमेटली विच कैन बी क्लेम्ड थ्रू द एक्शन और सूट की वजह से हो सकते हैं, वो गुड्स माने नहीं जाएंगे। ओके, टेक्निकली तो डेटर क्रेडिटर इज नथिंग टू डू विद गुड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, यहाँ पर पैसा गुड्स माना नहीं जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, बेलमेंट में भी मनी आता नहीं है, आपको ध्यान रखना है बेलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी। ओके, गुड्स के कॉन्सेप्ट में अपने डेफिनेशन डिस्कस किया। बाकी अदर देन दैट सारी चीजें गुड्स है। और सर, अगर मैं गुड्स की बात करूं, क्या जमीन पे लगी हुई क्रॉप्स वही गुड्स माने जाएंगे? आंसर इज यस। लेकिन एक बार वो तोड़ गया, विच कैन बी डिटैच्ड, विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओके लैंड, तब जाके उसको गुड्स बोला जाएगा। गुड्स के कॉन्सेप्ट में अपन को 3 तरह के गुड्स ध्यान रखना है। ये सेक्शन 6 अपने को बताता है 3 तरह के गुड्स कौन से है। पहला गुड्स है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा है फ्यूचर गुड्स, तीसरा है कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब वो गुड्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब वो प्रेजेंट है। स्पेसिफिक, उसके अंदर 3 गुड्स आते हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। उसके ऊपर 2 मिनट के बाद चर्चा करता है। फ्यूचर गुड्स मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया तब वो गुड्स प्रेजेंट नहीं थे। ओके, आपको वो गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं या प्रोड्यूस करने हैं। एंड कंटीजेंट गुड्स, ओके, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब गुड्स प्रेजेंट थे लेकिन आपके पास नहीं थे, इट वाज नॉट अवेलेबल विथ यू, देयरफॉर कंटीजेंट गुड्स नीड टू बी टेकन केयर। मतलब आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब कंटीजेंट गुड्स ऐसे होंगे कि अगर ये गुड्स अगर जो सेलर है उसके पास आए तो बायर को बेच पाएगा, नहीं तो बायर को बेच नहीं पाएगा। दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीजेंट गुड्स। आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स में यही डिफरेंट है। फ्यूचर गुड्स मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब गुड्स अवेलेबल नहीं थे, और फ्यूचर गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया और जब वो उगेंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, तब आपको बेचे जाएंगे। दिस इज नथिंग बट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर विच गुड्स? फ्यूचर गुड्स। लेकिन अगर मैं कंटीजेंट गुड्स बोल रहा हूं, तब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तब कंटीजेंट गुड्स अवेलेबल थे बट ओनरशिप ऑफ सेलर के पास नहीं थे, या सेलर के पास वो पोजीशन में नहीं थे। दैट इज कॉल्ड विच गुड्स? कंटीजेंट गुड्स। जैसे अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया, ओके, एक पेंटिंग है, ओके, मजनू भाई की पेंटिंग है, अगर आपको याद होगा, मजनू भाई की पेंटिंग मजनू भाई के पास है, अगर वो मुझे मिली तो मैं आपको बेचता हूं। दैट इज नथिंग बट विच कॉल्ड कंटीजेंट गुड्स। ओके, अपने लिए कंटीजेंट गुड्स का ज्यादा इशू नहीं है, बट सेक्शन 6 ये तीनों चीजों को कवर करता है। सेक्शन 6 के कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करें तो एग्जिस्टिंग गुड्स में आपको 3 गुड्स को ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है स्पेसिफिक गुड्स। सर, स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तब मैं ऑलरेडी बोलता हूं मुझे ये टीवी चाहिए, मुझे ये फ्रिज चाहिए। ओके, मैंने बोला भाई ये 10 बिल्स मेरे को अलग से करके रखो, ये मेरे है। दिस इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक गुड्स। व्हेन आई से अनअसर्टेन गुड्स, यानी मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया और मैंने आपको ऑर्डर दे दिया और वो अभी गोडाउन में, वेयरहाउस में या लॉट में पड़े होंगे, उसमें से अभी तक वो सेपरेट किए नहीं गए। यानी एग्जांपल, मैंने बोला आपको 100 बेल्स ऑफ कॉटन दे दिए, ओके, ये 100 बेल्स ऑफ शुगर दे दिए। ओके, अल्टीमेटली जो भी रहेगा वो अभी भी गोडाउन में पड़े, जहां पर 2000, 4000, 5000 गोनियां पड़ी है, उसमें से आपने सेपरेट नहीं की है। दिस इज कॉल्ड विच गुड्स? अनअसर्टेन। और एक गुड्स होता है दैट इज कॉल्ड असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स कौन से होते हैं मालिक? असर्टेन गुड्स मतलब जो अनअसर्टेन गुड्स है उसमें से सेपरेट किए गए हैं। ओके, अनअसर्टेन गुड्स में से क्या किए गए? सेपरेट किए। मैं आपको बता दूं, लॉ ने 3 डिफिनेशन है
स्पेसिफिक गुड्स है, अनसर्टेन गुड्स है, ये दोनों को डिफाइन किया है, लेकिन असर्टेन गुड्स को डिफाइन नहीं किया है। असर्टेन गुड्स हमने कैसे निकाला है? केस लॉ से निकाला हुआ है। ओके, और अगर आपको याद होगा यूनिट 3 जब हम पढ़ेंगे, ओनरशिप जहां पर ट्रांसफर की जाती है, तो टेक्निकली आपको स्पेसिफिक गुड्स होते हैं और अनसर्टेन गुड्स होते हैं। असर्टेन गुड्स का ओनरशिप का कॉन्टेक्स्ट डिस्कशन में नहीं आता है। इफ यू रिमेंबर, इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक गुड्स और अनसर्टेन गुड्स। तो टेक्निकली सर असर्टेन गुड्स क्या होते हैं? असर्टेन गुड्स मतलब गुड्स अपने असर्टेन कर लिए, डिफाइन कर लिए, तो भाई सर फिर ये स्पेसिफिक गुड्स हो गए ना? नहीं, दोनों में फर्क क्या है? स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स में फर्क क्या है? स्पेसिफिक गुड्स में क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब मैं क्लियर हूं, मुझे स्पेसिफिक ये ही चाहिए है। ओके, और अगर मैं असर्टेन बोल रहा हूं, तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब मेरे को मालूम नहीं था कौन सा गुड्स चाहिए। ओके, कौन से गुड्स चाहिए मतलब स्पेसिफाइड नहीं थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अनअसर्टेन में से उसको आपको सेपरेट कर लिया, दैट इज कॉल्ड असर्टेन गुड्स। ओके, तो टेक्निकली अगर आपको याद भी होगा, यूनिट 3 में अपन ये याद रखते हैं, अनअसर्टेन गुड्स का ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है? जब वो असर्टेन हो जाते हैं, इसीलिए वो असर्टेन का डेफिनेशन केस लॉ से अपने को आंसर में आता है। तो भाई साहब, आई होप एवरीबडी क्लियर। तो 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर, और गुड्स को क्यों चाहिए थे? बिकॉज ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है इन गुड्स के बेसिस पे ही निर्भर है। ये होने के बाद अपने और एक कॉन्सेप्ट देखा था, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। आई होप आपको डिलीवरी याद होगा। डिलीवरी 3 प्रकार की होती है सर। डिलीवरी भी 3 प्रकार की कौन सी होती है? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक। सर एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है? ओके, ये पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर चला जाता है। ओके सर, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? पोजीशन ऑफ गुड्स एक पर्सन के पास है, थर्ड पार्टी के पास है, और सेलर उस थर्ड पार्टी को बोलता है कि भाई यार मेरे गुड्स नहीं है अभी, ये बायर के गुड्स है, और बायर के बिहाफ पे वो थर्ड पार्टी होल्ड करता है। दिस इज नथिंग बट विच गुड्स, विच डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और सिंबॉलिक डिलीवरी में ओके, पोजीशन ऑफ गुड्स का कोई डिस्कशन ही नहीं है। बिल ऑफ लीडिंग या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट होगा जो एंडोर्स किया जाता है, वो एंडोर्स से आपने डिलीवरी कर दी, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। टेक्निकली आप देखना, सिंबॉलिक डिलीवरी सबसे पहले होती है। सिंबॉलिक डिलीवरी होने के बाद आपकी डिलीवरी होती है कंस्ट्रक्टिव, नहीं तो एक्चुअल। ये दोनों में से एक हाथ डिलीवरी हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। जब भी आप कोई गुड्स शॉप में जाते हो, आप परचेस करते हो, सबसे पहले आपको इनवॉइस देता है और आप पैसे दे देते हो। तो पैसे देते हो या नहीं देते हो, ये कंडीशन अलग ही है, अपने लिए वो मैटर नहीं कर रही है। लेकिन अगर भाई साहब ये कॉन्टेक्स्ट हुआ कि भाई आपने इनवॉइस ले लिया, मतलब कौन सी डिलीवरी होगी आपके पास? सिंबॉलिक। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन ने जो डिस्कशन किया था, सिंबॉलिक डिलीवरी क्लियर है ना बड़ी? ओके, और अपन जब बिलमेंट पढ़ेंगे तो बिलमेंट में कितने प्रकार की डिलीवरी है? 2। कौन सा? एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। और जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तब 2, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। सेम लॉजिक रहेगा आपके लिए, बस याद रखना सिंबॉलिक क्यों है। सिंबॉलिक वैसे देखा जाए तो डिलीवरी का प्रकार ही नहीं है। सिंबॉलिक इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ गुड्स थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो व्हाट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब कुछ भी हो सकता है जिससे टाइटल ट्रांसफर किया जा सकता है, एंडोर्स किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में बिल ऑफ लीडिंग आता है, डॉक वारंट आता है, वेयर हाउस रिसीट आता है, वॉर फिंगर वाला कॉन्सेप्ट आता है, रिसीट आते हैं। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होती है। कैरियर रिसीट आता है, रेलवे का ट्रांसपोर्ट का रिसीट आता है, शिपिंग का रिसीट आता है। ये सब कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बट मेक इट श्योर, यू नीड टू अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ये दोनों में डिफरेंशिएट कर सको। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब उसके अंदर टाइटल है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक ऐसे डॉक्यूमेंट है जहां पर मैंने ट्रांसफर किया, मेरी क्या ट्रांसफर हो गई? ओनरशिप। दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आया मर्केंटाइल एजेंट। ओके, वो एजेंट ऐसा होता है जिसके पास एक अथॉरिटी दी है सेलर ने, उसको गुड्स बेचने की अथॉरिटी दी गई है, दैट इज कॉल्ड मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है? बिजनेस का एजेंट, अपने बिजनेस का एजेंट होता है। अगला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। सर आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है? ओनरशिप। और ओनरशिप को और एक नाम दिया है जनरल प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पर और एक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, जब मैं जनरल प्रॉपर्टी बोल रहा हूं तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी कवर नहीं है? स्पेशल प्रॉपर्टी कवर नहीं है। सर स्पेशल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? स्पेशल प्रॉपर्टी कवर नहीं है, जनरल प्रॉपर्टी कवर है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब आपके पास ऐसे राइट्स है, वो राइट्स खाली लिमिटेड राइट्स है। जनरल प्रॉपर्टी मतलब आपके पास सारे के सारे राइट्स है। एग्जांपल, अगर मेरे गुड्स है, मैंने गुड्स प्लेज रख दिए, और सर ये किसके पास प्लेज रखे हुए हैं? बैंक के पास। अब क्वेश्चन ये है, क्या गुड्स किसके हैं? अमित के ही है, पर बैंक के पास वो गुड्स का है क्या? यस। बैंक ने क्या उसके अगेंस्ट पैसे दिए? यस। क्या बैंक उसको बेच सकती है? नो। बैंक कब बेच सकती है? ओनली इफ अमित डज नॉट रिपे द लोन। दिस इज कॉल्ड विच प्रॉपर्टी? स्पेशल प्रॉपर्टी। ओनली स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैपन तो ही वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। इसीलिए यहां पर जनरल प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। भारत माता की जय, जेपिंग बड़ी। ओके, ये होने के बाद आपके लिए अच्छा, अपन सोगा में कौन सी प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे? ओनली ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी का डिस्कशन नहीं किया जाएगा। अगला पड़ा हुआ है सर इंसॉल्वेंसी। मां कसम साला पैसा दिया नहीं तो इंसॉल्वेंट है, खत्म कहानी। यहां पर इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट के इंतजार नहीं करोगे आप। कोर्ट आगे बोलेगा, कोर्ट सुनवाई करेगा, फिर बाद में ये भाई लिक्विडेटर आएगा, लिक्विडेटर गुड्स पे वो उसके बाद इंसॉल्वेंट होगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर मैं अपना पैसा देना बंद कर दूं, मैं
अपने पैसे देने की क्षमता खत्म हो जाए, यानी मेरी लाइबिलिटी एक्सीड एसेट्स, अभी तक कोर्ट ने नहीं बोला है इंसॉल्वेंट, लेकिन फिर भी मेरी लाइबिलिटीज आर एक्सीडिंग एसेट्स और मैं रीपेमेंट करने में नाकामयाब रहूं, देन आल्सो आई विल बी डिफाइंड एज इंसॉल्वेंट। तो आपको इंसॉल्वेंट है सर, इंसॉल्वेंट डेफिनेशन मैटर करता है क्या? यस सर। क्यों सर? यूनिट 4 आपको याद आना चाहिए सर। यूनिट 4 में अगेंस्ट द गुड्स कितने राइट्स है? 3 राइट्स है। पहला राइट्स है राइट टू लियन, सेकंड राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड थर्ड पॉइंट है राइट टू रीसेल। सर इन तीन में से अगर आपको याद होगा, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी यूज ओनली इफ द बायर इज इंसॉल्वेंट। अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं है तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज नहीं कर सकते। बात खत्म, इंसॉल्वेंसी की कहानी है भाई। अगला पड़ा हुआ है सर पैसा, प्राइस। क्या सर प्राइस होता है हर गुड्स का? आंसर इज यस। और प्राइस किस फॉर्म में होना चाहिए? मनी। बार्टर एक्सचेंज नहीं चलेगा। अगर बार्टर एक्सचेंज हुआ है तो सोगा में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि बार्टर एक्सचेंज है मतलब क्या है? गुड्स के अगेंस्ट गुड्स दिया है लेकिन साथ में थोड़ा पैसा भी दिया हुआ, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड अ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो प्राइस के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, मनी कंसिडरेशन फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। इट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। अगर मनी कंसिडरेशन नहीं है तो सोगा एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो मां कसम ये तो यूनिट 2 में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दैट इज नथिंग बट, अगर आपको याद होगा, स्टिपुलेशन एज टू कंडीशन, स्टिपुलेशन एज टू वारंटी। अगर कंडीशन के हिसाब से नहीं हुआ तो मां कसम भाई यार, क्वालिटी ऑफ गुड्स मैटर वही रहेगा। सर क्वालिटी ऑफ गुड्स में क्या होगा? सैंपल से मैच होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए आ जाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है बड़ी। ओके, तो यहां तक की कहानी डेफिनेशन की कवर हो जाती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट डन 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 डन। कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन में? प्रॉब्लम? ओके, डेफिनेशन के बाद बढ़ते हैं अपन एक्चुअल सेक्शन में। ओके सर, डेफिनेशन में अपने कौन सा एक सेक्शन कवर कर लिया था? 6 वाला कवर कर लिया। सर गुड्स के प्रकार कितने हैं? गुड्स के 3 क्लासिफिकेशन है। पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा है फ्यूचर गुड्स, तीसरा है कंटीजेंट गुड्स। अब जाते हैं सेक्शन 4 के अंदर। सर सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद है, मैंने जब कंडीशन यूनिट 2 बताऊंगा, यूनिट 2 का रिवीजन लूंगा, तब मैं आपको वापस रिकॉल करूंगा। मां कसम ठुक गई थी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में। अगर आपको याद होगा, अंगूठी था, अंगूठी का नगीना चेंज किया, नगीना चेंज करके अपन ने फिट किया और अंगूठी वैसी दिख नहीं रही थी, पॉलिश नहीं थी, मजा नहीं आ रहा था। क्या मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूं? यस, लेकिन it is not with description, it is not with sample. Okay, this is nothing to do with condition. याद आया क्या सर? फिर वो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो? 4, because there was an agreement to sell. agreement to sell के कंडीशन कुछ थी, 2 कंडीशन थी। या तो फ्यूचर गुड्स के लिए एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, या तो आप कुछ वो गुड्स पे करने वाले थे इसलिए एग्रीमेंट टू सेल होता है। ये एग्रीमेंट टू सेल जब मैटर करेगा, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, तभी जाके होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। अगर गुड्स पे वो काम करना था, वो कर लिया, तो एग्रीमेंट टू सेल पर्पस फुलफिल होगा। तो ध्यान रखना। ओके, वापस मैं यूनिट 2 में जाऊंगा तब वो क्वेश्चन याद दिलाऊंगा, लेकिन आई होप वो क्वेश्चन याद होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या आता है। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अपने लिए सेक्शन 4 क्या बोलता है? 2 चीजें आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। पहला आता है सेल और दूसरा आता है एग्रीमेंट टू सेल। सर व्हेन आई से सेल, सेल मतलब क्या? अभी के अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई फ्रॉम गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वन पर्सन मतलब कौन? सेलर टू बायर। ये होता है सेल। सेल जब भी हुआ, मेरी गुड्स की प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? तुम्हारे पास चली गई। ये कॉन्सेप्ट आ गया सेल का कॉन्सेप्ट। आई होप झेपिंग बड़ी। दूसरा सिनेरियो हुआ एग्रीमेंट टू सेल। सर एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्सेप्ट क्या होगा? When I'm discussing agreement to sell, sir, what is the meaning of agreement to sell? ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हो, ओनरशिप रुकी हुई है। ओके, हमारा एग्रीमेंट हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन हमारी ओनरशिप अभी तक गई नहीं है। ओनरशिप क्यों नहीं गई है सर? ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। ओके, इंटेंडिंग टू ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट अपॉन क्या है? कंप्लीशन ऑफ सर्टन कंडीशंस। ओके, यानी मेरे को बताओ, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? आज क्या ट्रांसफर होती है? भविष्य में ट्रांसफर होगी। भविष्य में कब ट्रांसफर होगी? या तो फ्यूचर डेट पे, या तो कुछ कंडीशन फुलफिल करनी थी, जिसमें अंगूठी का नगीना का कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कशन किया था। ओके, याद रखना ये पॉइंट, मैं यूनिट 2 में वापस क्लियर करूंगा, लेकिन याद रखना सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मैटर करता है। ये होने के बाद है व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जब कब होगा ये जब टाइम लैप्स होगा, या तो कंडीशंस जो है वो फुलफिल होगी। और इसके अंदर मैंने एक पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन आई होप ये पॉइंट आपको सबको याद होगा। सर एग्रीमेंट टू सेल ओके एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एग्रीमेंट टू सेल में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, 4 सबसेक्शन 2, 4 सबसेक्शन 3, 4 सबसेक्शन 4, ये कॉन्टेक्स्ट सारा फ्लो हो जाता है। तो 4 सबसेक्शंस अपन ने कवर कर लिए। ये तोड़ आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है मानिक। ओके, उसके अलावा यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिखा है कि क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। सर ये कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो सर ये कौन सा वाला है? ये है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बोलता है सर? एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। तो टेक्निकली एकदम सिंपल है सर। इसमें 2 पार्टीज होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए? गुड्स होना चाहिए सर। प्राइस होना चाहिए, याद रखना नॉट इन काइंड होना चाहिए। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसके पास से जानी चाहिए? सेलर टू बायर। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। आई होप शेपिंग बड़ी। ये पॉइंट कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 2-3 डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये सॉरी आई मिस्ड आउट। ये पॉइंट सेक्शन 5 अपने नीचे है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाउ इज मेड में। अच्छा ये सेक्शन 4 ही है, ये सेक्शन 4 में ही है एक्चुअली। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 4 के एसेंशियल एलिमेंट्स है।
ओके ये वाला पॉइंट होने के बाद आपके डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन में दो पॉइंट है एकदम। सबसे पहला पॉइंट है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सर सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसी है? इमीडिएटली। ये कब है? फ्यूचर डेट और कंडीशंस। सेकंड ओके नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड याद है क्या? एग्जीक्यूटेड हो चुका है, एग्जीक्यूटरी होने वाला है। ओके रेमेडीज क्या है? अगर सेलर के पास सू करना है प्राइस काई के लिए, बायर के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी किसके पास चली गई है? बायर के पास, तो आप उसको निभा सकते। द एग्रीड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस, जो भी रहेगा ब्रीच हुआ तो। लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन, खत्म हो गई स्टोरी। सच लॉस और डिस्ट्रक्शन विल बी नॉट लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज। यानी सर इसमें क्या ध्यान रखना है लाइबिलिटी ऑफ पार्टी में? अगर सेल हो गया है तो मेरे को बताओ जो भी लॉस होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, वो कौन बियर करेगा? बायर। लेकिन यहां पर लॉस और डिस्ट्रक्शन कौन बियर करेगा? ओके सेलर, क्योंकि ये सेल अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, ओनरशिप के लिए कॉन्टेक्स्ट है। बर्डन ऑफ रिस्क किसके ऊपर है? बायर के ऊपर। ओके ये किसके ऊपर है? सेलर। तो ये दोनों मैंने इस तरह से रखे हुए हैं, समझा क्या बड़ी? ये दोनों का पॉइंट मैंने इस तरह से रखा हुआ है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज का कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों को लिंक वैसे ही रखा हुआ है। ओके नेचर ऑफ राइट्स जस्टिन रेम जस्टिन पर्सनल। जस्टिन रेम एंड जस्टिन पर्सनल को बाद में आपने डिस्कस किया था, लेकिन जस्टिन रेम का कॉन्टेक्स्ट है किसके पास चला गया? ओके बायर के पास। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी तभी शिफ्ट हो गया। जस्टिन पर्सनल जब वो आएगा तब पर्सन के पास शिफ्ट होगा, तब जाके वो प्रॉपर्टी पास होगी। ओके एक एडिशनल पॉइंट है। राइट टू सेल कैन सेलर कैन नॉट रीसेल। ये याद होगा सेलर रीसेल नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? बायर। ओके सेलर में रीसेल, अगर आपको याद है, क्योंकि पोजीशन अभी तक किसके पास है? बायर। और प्रॉपर्टी भी किसके पास? सॉरी सेलर के पास है, और प्रॉपर्टी भी किसके पास है? सेलर। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट अपन यूनिट 4 में भी देखते हैं। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर द ऑफिशियल असाइनी, अगर सेलर डूब गया, सर सेलर डूब गया, सेलर डूब गया, तो उसका लिक्विडेटर क्या कर सकता है? सर अगर ये सेल है तो क्या ये गुड्स मंगा सकता है? नहीं, ये खाली प्राइस क्लेम कर सकता है। क्या क्लेम कर सकता है? प्राइस। ओके लेकिन अगर फ्यूचर गुड्स है या एग्रीमेंट टू सेल है, क्या जो मेरा लिक्विडेटर है क्या एक्वायर कंट्रोल कर सकता है ओवर गुड्स, बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल, क्योंकि अल्टीमेटली एग्रीमेंट टू सेल में क्या हुआ? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। इसीलिए मेरा लिक्विडेटर क्या, अगर मैं सेलर हूं, मेरा लिक्विडेटर क्या करेगा? मेरा लिक्विडेटर मेरे गुड्स पे कब्जा कर लेगा, क्योंकि गुड्स अभी तक तुम्हारे पास गया नहीं है, तो वो लिक्विडेटर गुड्स बेचेगा। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया और सेल है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, सेल है, तो वो क्या कर सकता है? गुड्स पे कंट्रोल ले सकता है। लेकिन अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया और वो एग्रीमेंट टू सेल था फ्यूचर गुड्स के लिए, तो वो कंट्रोल नहीं ले सकता गुड्स पे। क्यों नहीं ले सकता? बायर का लिक्विडेटर गुड्स पे कंट्रोल क्यों नहीं ले सकता? रीजन सिंपल है, क्योंकि अभी तक गुड्स बने। एक्चुअली इमेजिन करो, तुमने मेरे साथ कांटेक्ट किया था, टमाटर उगे तब मैं बेचूंगा। अब इमेजिन करो टमाटर उगाने के लिए बीज डाले और तुम मेरे को बोल रहे हो तुम्हारा लिक्विडेटर आता, बोलते टमाटर दे, कहां से लाओ टमाटर? के होगा मां कसम, कहां से उगेगा? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो तुम्हारा गुड्स पे कंट्रोल ही नहीं आ सकता। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग गुड्स है, क्या गुड्स तुम्हारे पास जा सकता है? यस। ओके पोजीशन भले ही मेरे पास रहेगी, लेकिन ओनरशिप किसके पास है? बायर के पास। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा दो कॉन्ट्रैक्ट थे, एक है सेल और एक है हायर परचेज। आई होप आपको याद होगा सेल और हायर परचेज में मैंने क्या बताया था, डिफरेंस क्या है। ओके हायर परचेज पे क्या होता है? पहला इंस्टॉलमेंट आप देते हो, दूसरा देते हो, तीसरा देते हो, 10 इंस्टॉलमेंट की बात हुई, 10वां देते हो, उसके बाद ओनरशिप तुम्हारे पास ट्रांसफर होती है, तब हायर परचेज होता है। लेकिन सेल में क्या होता है? ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है। अब इसमें आप कंफ्यूज मत करो, एग्रीमेंट टू सेल भी होता है सर। एग्रीमेंट टू सेल में मत देखिए, सेल एंड ओके हायर परचेज। तो आई एम डिस्कसिंग अबाउट सेल। सेल में ओनरशिप का ट्रांसफर होती है अभी के अभी, ओके हायर परचेज में नहीं होता। तो आप वो देखिए, टाइम ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इमीडिएटली, पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके यहां पर पोजीशन ऑफ द पार्टी क्या है? ओनर बन जाएगा। तू बायर कौन है? बायर कौन है? ओनर। लेकिन हायर परचेज में तू ओनर है ही नहीं ना, सेलर ओनर है, तो फिर तू कौन हुआ? बेली। आई होप याद है। सो होगा में मैक्सिमम टाइम आपको बेली और बेलर का डिस्कशन मिलेगा, बिकॉज ऑफ सेलर एंड सेली के राइट्स। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो अल्टीमेटली किसका रहेगा? तो यहां पर बायर क्या रहेगा? बेली। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता, ब्रीच हो जाएगा। सर यहां पर हायर कर सकता है। ओके 9th इंस्टॉलमेंट पे किया, उसको लगा भाई मन नहीं कर रहा है, एसेट नहीं चाहिए, लेके जा अपना एसेट। ओके हायर परचेस ऐसा कर सकता है, लेकिन 9th पे नहीं करता कभी वो, क्योंकि 9th 10वां करने के बाद तो ओनरशिप तेरे पास ही आ जाएगी। ओके लेकिन पहला और दूसरे इंस्टॉलमेंट के बाद लगा उसको गुड्स उसके काम के नहीं है, क्या वो टर्मिनेट कर सकता है? यस, क्योंकि ओनरशिप उसके पास थी नहीं, उसके पास खाली क्या था? पोजीशन। दैट इज व्हाट द सिनेरियो। सर बर्डन ऑफ रिस्क किसमें है? सेलर टेक द रिस्क। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर हुआ तो सेलर के पास रिस्क रहेगा, ओनर टेक्स नो सच रिस्क। सर यानी एग्जांपल बर्डन ऑफ रिस्क इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया और पैसा नहीं मिला तो यहां पर सेलर का पूरा रिस्क है ना। लेकिन दूसरे केस में हायर परचेज में ओके भाई साहब ओनर टेक्स नो सच रिस्क, यानी मेरे को बताओ क्या गुड्स मुझे वापस मिलने वाले हैं? आंसर इज यस। तो यहां पर मेरे को गुड्स वापस मिल जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सर बायर कैन पास ए गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेसर फ्रॉम हिम। ओके द हायर परचेजर कैन नॉट पास एनी टाइटल इन इवेंट ऑफ बोनाफाइड परचेजर अंटिल ही पेज द
लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे तब तक ये काम नहीं आएगा। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एंड रीसेल, कैन बायर सेल, बायर कैन रीसेल, आंसर यस। हायर परचेस कैन नॉट रीसेल अनलेस अंटिल एंड अनलेस, कब तक इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये होने के बाद और एक दो कॉन्सेप्ट है, ओके, सेल्स एंड बेलमेंट, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, बेलमेंट में ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी, ओके। रिटर्न ऑफ गुड्स नॉट पॉसिबल ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी, ग्रेट्यूटस एंड नॉन ग्रेट्यूटस। आपको याद ही होगा, प्रशांत सर का एग्जांपल है मेरा, प्रशांत सर मेरी जीप लेके गए और अल्टीमेटली कौन सा बिलमेंट था, ग्रेट्यूटस, ओके। और टेलर को मैंने अपना कपड़ा दिया शर्ट सिलने के लिए, तो कौन सा था, नॉन ग्रेट्यूटस, ओके। और उसके साथ अच्छा ये देखो, सेल एंड वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर, ये भी मैंने आपको समझा दिया था इफ यू रिमेंबर, ओके। मैंने टेलर को कपड़ा दिया, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था, वर्क एंड लेबर, वो अपना स्किल सेट्स लगाने वाला है। काइंड के बिलमेंट जैसा ही है, लेकिन वर्क एंड स्किल्स, बिलर एंड बिलर के है, लेकिन लॉजिकली वर्क एंड स्किल सेट्स पे काम होता है, ओके। तो डूइंग और रेंडरिंग सम वर्क ऑफ लेबर, देन कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर वर्क एंड लेबर एंड नॉट फॉर सोगा। भारत माता की शिपिंग। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस बिटवीन थे, अपने डिस्कशन किए, ओके। सेक्शन 4 अपन ने कंप्लीट किया। सेक्शन 5 आता है सर, सेक्शन 5, ओके। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे किया जाता है, हाउ इट इज मेड। तो पहला पॉइंट इसमें कंपलसरी है, पहला पॉइंट इसमें कंपलसरी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से कोई भी एक ऑप्शन बन सकता है। सर पहला पॉइंट क्या है, ऑफर टू बाय एंड सेल ऑफ गुड्स फॉर प्राइस एंड एक्सेप्टेंस। इसके बाद अगर आपको याद होगा, या तो डिलीवरी में होगी, पेमेंट बाद में होगा, या तो डिलीवरी एंड पेमेंट दोनों बाद में होगा, या तो डिलीवरी एंड पेमेंट इमीडिएट होगा, या डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में हो सकती है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट हो सकती है, या डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में हो सकती है, पेमेंट वन शॉट हो सकता है, ओके। कॉम्बिनेशन कुछ भी वर्क हो सकता है, आगे 5 में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप। दिस इज नथिंग बट ए क्वेश्चन, ओके, जिसको अपन ने नाम दिया था मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो भाई सब पहला पॉइंट है ऑफर टू बाय और सेल और गुड्स, ये पहला कंपलसरी है। इसके बाद देखो सब में और लगना है, ये भी और वाले कॉन्सेप्ट है, ये भी और वाले कॉन्सेप्ट है, ये भी और वाले कॉन्सेप्ट है। तो पहला पॉइंट इमीडिएटली डिलीवरी होगी, इमीडिएट पेमेंट, डिलीवरी फ्यूचर डेट, इमीडिएट डिलीवरी पेमेंट वाला पॉइंट अलग होगा, डिलीवरी पेमेंट बोथ इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी पेमेंट बोथ आर डन एट फ्यूचर डेट, अलग अलग कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, ओके। सेक्शन 5 अपने लिए ध्यान रखना है। सेक्शन 5 का मैंने आपको बताया मोड्स ऑफ डिलीवरी, सॉरी मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, ये अपने डिस्कशन करना है। इज दैट पॉइंट क्लियर? एक बार रीड मार लिया, छोड़ दिया, ओके। मैं आपको वापस बता रहा हूं, सेक्शन 4 आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेक्शन 5 ओके डोके रहेगा। सेक्शन 6 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ओके, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स, ओके, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, और इसमें और एक कौन सा गुड्स था, कंटिजेंट गुड्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये तीनों डिस्कस है, मेरे को नहीं लगता इसमें अपन डिस्कशन वापस करें, इजी पॉइंट है। सर ये गुड्स अपने को डिफाइन होना जरूरी है, यस, क्योंकि यूनिट 3 में काम आएगा, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। तो ओनरशिप के लिए अगर आपको याद होगा, सेक्शन 20, 21, 22 स्पेसिफिक गुड्स में आता है, 23 अनअसर्टेन गुड्स में आता है, 24 सेल ऑन अप्रूवल, परफेक्ट, 25 रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, टोल मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? बात खत्म। ये वाले कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, यही इसी के लिए ये डिफाइन किया, नहीं तो डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी, ये डिफाइन करने का लॉजिक ही आया। आत्मा क्लियर? अगले आता है सेक्शन 7 सर, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने कोई गुड्स कर दिया है, पर ये कौन सा गुड्स है याद रखना, 7 में और 8 में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। 7 में इट इज ओनली फॉर स्पेसिफिक गुड्स, 8 में इट इज फॉर स्पेसिफिक गुड्स ऑल्सो, फ्यूचर गुड्स ऑल्सो। तो आप जब 8 लिखोगे तो 2 गुड्स याद रखना, 7 लिखोगे तो स्पेसिफिक गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स क्या हुआ मालूम है क्या, पेरिश हो गया। सर कब पेरिश हो गया, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया और बायर और सेलर दोनों को मालूम नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, बात खत्म है। ये सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी इनिशियल इंपॉसिबिलिटी में आएगा सेक्शन, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखे तो टेक्निकली इनिशियल इंपॉसिबिलिटी है। इनिशियल इंपॉसिबिलिटी तेरे को भी मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं, बाय चांस खत्म, कॉन्ट्रैक्ट ओवर। ये तो वैसे भी उधर था, पर यहां पर अगर याद रखना, अगर सोगा का क्वेश्चन आया तो सेक्शन 56 मत लिखना ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके। सोगा का आया तो आपको सेक्शन 6 और 7 को और 8 को यूज करना है, ये याद रखना है। और अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया तो सेक्शन 56 इनिशियल इंपॉसिबिलिटी एंड सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, उधर 2 इंपॉसिबिलिटी थे, सेक्शन 7 इज नथिंग बट इनिशियल इंपॉसिबिलिटी। तो सर क्या बोल रहे हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर हैव एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिश्ड और बिफोर बिकम सो डैमेज्ड, ओके। सेक्शन 8 में याद रखने का आपको 2 गुड्स रहेंगे। पहला पॉइंट है द एग्रीमेंट इज देयरबाय अवॉइडेड और बिकम वॉइड। सर ये कौन से गुड्स के लिए है, स्पेसिफिक गुड्स। और दूसरा पॉइंट फ्यूचर गुड्स के लिए भी बोला हुआ है, ओके, पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स विल अमाउंट टू सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। भारत माता की जय, छेपा मलिक, ओके। अब आता है लास्ट 2 सेक्शन, ये यूनिट ओवर हो जाता है। सर सेक्शन 9 आता है, सेक्शन 10 आता है। सेक्शन 9 क्या बोलता है, सेक्शन 9 बोलता है भाई साहब आप प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे। तो 3 तरीके हैं, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा प्राइस क्या होगा, दूसरा पॉइंट अपन थर्ड पार्टी को बोलेंगे। सर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, वैल्यूअर हो सकता है, जैसे एग्जांपल अपने केस स्टडी दिए हुए जो क्वेश्चन में आ चुके हैं, जिसमें अरे भाई मैंने मोटर बाइक बेची है, मैं बोला पप्पा बताएंगे उतना प्राइस लेंगे, या एग्जांपल ऐसा था भाई कंप्यूटर बेचने वालों विनोद सर जितना बताएंगे उतना प्राइस डिफाइन किया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहां पर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में
प्राइस डिसाइड करेगा, ऐसा हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है। या तीसरा सिनेरियो, ओके, इट विल बी कोर्स ऑफ डीलिंग। कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब एमआरपी बेस पे, एमआरपी बेस पे होगा, बात खत्म। तो तीन तरीके हो गए प्राइस को एसेडिन करने के। सेक्शन 9 क्या बोलता है? फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट, मैनर प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट। मैनर प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? थर्ड पार्टी, ये याद रखने का। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। सर हमने ऑलरेडी सेकंड पॉइंट लिया था ऊपर का, ये ऊपर का सेकंड पॉइंट का कॉन्टेक्स्ट हम लोग इधर कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा। तो थर्ड पार्टी डिसाइड करते वक्त तीन चीजें हो सकती है, तीन सिचुएशंस इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहला हमने थर्ड पार्टी को बोला था, हमने बोला था पप्पा डिसाइड करेंगे प्राइस या विनोद सर डिसाइड करेंगे, और वो डिसाइड नहीं करवाते हैं, तो कॉन्टेक्ट क्या करना चाहिए? वॉइड। सेकंड सिनेरियो, मैंने विनोद सर को रोका प्राइस डिसाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि विनोद सर ने बोला ये कंप्यूटर बेचना है, मैं बायर हूं, ओके, मैं सेलर हूं, तुम बायर हो, ओके। विनोद सर बोल रहे हैं ये कंप्यूटर के, आपने डिसाइड किया कि ये प्राइस कौन निकालेगा? विनोद सर। विनोद सर को बोल रहे, विनोद सर बोल रहे भाई ये कंप्यूटर चिप कौन सा ईयर का है, कंप्यूटर कौन सा ईयर का मैन्युफैक्चरिंग है, मुझे बताइए। आई एम नॉट गिविंग एनी डिटेल टू हिम। In this case, that definitely he is not able to determine the price, and I have prevented him to determine the price. Who prevented? Seller. Seller will be liable to damages to buyer. This is the section 10. And third point, if already goods are appropriated, means what happened? Okay, there were two bikes. Okay, one bike I have already given to you, and we decided कि price will be decided by my father. Okay, पापा डिसाइड करेंगे, और पापा बाद में बोलते हैं मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, नहीं करना है। तो इस केस में जो गुड्स आपके पास अप्रोप्रिएट हो गए उसको रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा, और जो गुड्स अप्रोप्रिएट नहीं हो उसके लिए क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वाइड। सेक्शन 10 मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैंने आपको बताया यूनिट 1 में से आपके 2-3 सेक्शन बहुत थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सेक्शन 4 ऑलरेडी समझा दिया। सेक्शन 10 की फ्रीक्वेंसी अगर आप एमटीपी आरटीपी देखोगे सबसे ज्यादा आई हुई है। ओके, तो सेक्शन 10 मैटर्स अ लॉट। ओके, तो सेक्शन 10 को रटना जितना आसान है मतलब करना रहेगा उतना बेटर ऑप्शन रहेगा। प्राइस हैज टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी एंड ही डज नॉट, कैनॉट और फिक्स, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज void. Okay, if case third party is prevented by the default of either of the party for fixing the price, the party at fault will be liable to damages, and a buyer who have received or appropriate the goods must pay a reasonable price. और इसमें मैंने आपको बता दिया एग्जांपल 100 बिल्स ऑफ कॉटन था, हमने बोला था प्राइस विनोद सर डिसाइड करेंगे, तुम 50 लेके गए, 50 मेरे पास ही पड़ा हुआ है, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी होगा? 50, वो रीजनेबल प्राइस होगा, और 50 का क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। आई होप क्लियर बड़ी। तो दैट्स योर यूनिट 1। यूनिट 1 की कहानी मेरे ख्याल से सबको समझी बड़ी, तोड़ मालिक। ओके